नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 11 की होम साइंस का आपका चैप्टर नंबर 4 रहने वाला है, जिसका हमारा नाम है संसाधन प्रबंधन। अब हम इसके नाम की बात कर ले चैप्टर के नाम से, तो हमें क्या पता चल रहा है कि हम अपने संसाधन जो है ना, उसको हम किस तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। प्रबंधन मतलब क्या है कि हम एक योजना बना सकते हैं, एक वे हम तैयार कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में मान लो जैसे मैं कोई प्लान बना रही हूँ, प्लानिंग कर रही हूँ कि मुझे फ्यूचर में कुछ करना है और धन मेरा एक संसाधन है, तो उसकी प्लानिंग करूंगी कि मैं किस तरीके से इसका यूज सही वे में करूँ कि जो पैसे है वो लगे और काम भी अच्छे से हो और बाकी बाद में जो मुनाफा हो वो भी मुझे देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है तो बिना सोचे समझे मैंने 1 लाख रुपए लगा दिए किसी बिजनेस में। नहीं, मैं वहां प्लानिंग कर रही हूँ कि हाँ चलो इस जगह पे 10,000 चाहिए, इस जगह पे 20,000 चाहिए, यहाँ पे 30,000 चाहिए या यहाँ पे 50,000 चाहिए। उस हिसाब से मैं प्लानिंग कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम जो है पैसा जो हो, धन जो हो, उसको इन्वेस्ट करूँ, ताकि मतलब इन्वेस्टमेंट में थोड़ा कम करूँ लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिट क्या हो मुझे ज्यादा मिले। ठीक है, तो यही हमारा प्रबंधन हुआ कि मैंने एक योजना बना के रख रखी है, मुझे इस हिसाब से चलना है, ये कार्य करना है। ठीक है, और संसाधन आप जानते ही हैं, वो सभी चीजें हमारे आसपास की जो हमारे यूज में आ रही है वो एक तरीके से हमारा संसाधन है। संसाधन को हमने बहुत सारे रूपों में विभाजित कर रखा है। वैसे दो है मेन, प्राकृतिक है और कृत्रिम है। प्राकृतिक संसाधन जो हमें नेचुरली मिले हुए, हमारे प्रकृति से मिले हुए, जैसे आपको तेल पता है, पेट्रोलियम पता है, ये सारी चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। बाकी बहुत सारी कृत्रिम भी है, जैसे आप घर की ही बात ले लो, आप सड़क ले लो, वाहन ले लो, सब हमारे संसाधन के ही वो है, मतलब एक उदाहरण है। और ये सारे क्या है, मानव निर्मित है। हमें प्रकृति ने पेड़ नहीं दिया है, पेड़ बोली सॉरी, गाड़ी नहीं दी है चलाने के लिए कि तुम गाड़ी लेके जाओ और तुम पूरी प्रकृति को गंदा करो, ऐसा नहीं है। वो मानव द्वारा निर्मित किया गया है, क्योंकि मानव तरक्की करना चाहता है, इसलिए बहुत सारे संसाधनों का उसने, जो हम बोल सकते हैं, निर्माण किया और उसका उपयोग अभी तक करता चला आ रहा है। ठीक है, तो इतना इंट्रो काफी हमारे इस चैप्टर के लिए। अब इस चैप्टर के टॉपिक्स को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में रहने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ है हमारी संसाधन की परिभाषा। अब संसाधन बहुत जरूरी है, अब संसाधन चैप्टर ही पढ़ रहे हो तो संसाधन की परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देख लेते हैं यहाँ हम क्या है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। वो सभी वस्तुएं, जैसे मान लो कि ये पेन है, मैं इसका यूज अभी कर रही हूँ, यहाँ पर यूज कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए संसाधन का काम कर रहा है। ये बोर्ड है, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो ये बोर्ड मेरे लिए संसाधन का काम कर रहा है। तो हमारे पर्यावरण में जो भी चीजें हमारे उपयोग में आती है वो सब क्या है, हमारे संसाधन की ही परिभाषा में आ जाते हैं। जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। मतलब अब क्या है, अब यहाँ पर क्या आ गया है, ये हमारा, हम इसका कृत्रिम के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसका यूज करके हम अपने संसाधन निर्मित कर सकते हैं खुद से। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बन पाता है जब वह मानवीय सेवा कर सकता है, और वो सभी तत्व तभी प्राकृतिक मतलब संसाधन कहलाएंगे जब वो हमारी सेवा कर पाएंगे। मतलब कोई ऐसी चीज है जो हमारे यूज में नहीं आ रही है, तो वहां पर आप देखते हो जैसे कोई खाली प्लॉट है जो कि किसी का नहीं है, तो वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है। अब गवर्नमेंट वहां पे क्या है, कुछ कुछ चीजें जो है बनाने लग जाती है ताकि वो जो वो और उसके आसपास का एरिया है वो डेवलप हो सके, है ना। लेकिन जब तक वो हमारे यूज में नहीं था, वो बेकार पड़ा हुआ था, वो हमारे संसाधन के किसी काम में नहीं था। लेकिन जब सरकार ने वहां पे बिल्डिंग्स बनाई, मॉल बनाई या कोई भी चीज बनाया, तो हम उसको यूज में ला रहे हैं, तो वो हमारे संसाधन का एक क्षेत्र बन जाएगा उस टाइम। ठीक है, तो यही है, जब तक कोई भी चीज हमारी सेवा में नहीं आएगी, हमारे संसाधन में वो नहीं कहलाएगी, हमारी संसाधन नहीं कहलाएगी। लेकिन जैसे हमारे यूज में आने लग जाएगी, वो उसका नाम जो है संसाधन हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपकी संसाधन की डेफिनेशन थी। आई होप आपको संसाधन समझ में आ गया होगा। वही है जो कि हमारी हेल्प कर रहा है, हमारे यूज में आ रहा है, जिसका इस्तेमाल करके हम अब तरक्की कर रहे हैं, उन सारी चीजों को हम संसाधन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम। नेक्स्ट संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। अब ये संसाधन का, ये आपसे एमसीक्यू में हो सकता है पूछ लिया जाए, संसाधन का वर्गीकरण हम कितने रूपों में करते हैं। तो दो है हमारा, मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। मानव संसाधन मानव द्वारा निर्मित होता है और प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम मानव संसाधन देख लेते हैं, हमारे कौन कौन से मानव संसाधन
होते हैं और मानव संसाधन की डेफिनेशन हमारी क्या होती है। मानव संसाधन की उचित व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब ये बता रखा है जो मानव संसाधन है एक उचित व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। मानव संसाधन बहुत जरूरी है किस लिए? एक उचित व्यवस्था के लिए। मतलब कोई भी वे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, एक वे जो है प्रबंधन, वैसे ही उचित व्यवस्था भी प्रबंधन का एक हम बड़ा रूप या छोटा रूप लेकर हम बोल सकते हैं कि इजी डेफिनेशन हो जाएगी प्रबंधन की, कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको एक उचित व्यवस्था में कर रहे हैं, किस हिसाब से हमें करना चाहिए उस वे में हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से अन्य भौतिक संसाधनों को भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम मानव हैं, मैं मानव हूँ, मेरे अंदर कौशल है, योग्यताएं हैं कि मैं नई नई चीजें डेवलप कर सकती हूँ जो कि हमारे जो लोग हैं, आम जनता है, उनके कार्य में आ सके। तो अब क्या है कि ये एक बहुत बड़ा, अब हर मानव के अंदर कोई ना कोई कौशल होता ही है, लेकिन कोई छोटे लेवल का कौशल होता है, कोई बड़े लेवल का कौशल होता है। जैसे आप हेलीकॉप्टर की बात कर लो, एरोप्लेन की बात कर लो, ट्रेन की बात कर लो, तो हमने इसका आविष्कार किया एक तरीके से, और ये आविष्कार इतने बड़े लेवल का है कि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाते हैं, है ना? तो किस वजह से हुआ है कि किसी मानव के दिमाग में ये बात आई कि हाँ, मैं इस तरीके से इस चीज को मिला दूंगा तो प्लेन बन जाएगा, मैं इसको मिला दूंगा तो ट्रेन बन जाएगा। तो मानव संसाधन एक बहुत, मतलब बहुत आवश्यक है, किस लिए? तो उन्नति के लिए। ठीक है, वही बता रखा है कि हम एक उचित व्यवस्था से बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं मानव संसाधन के द्वारा। अब क्या क्या है मानव संसाधन के अंदर वो हम देख लेते हैं। ज्ञान है, ऊर्जा, समय, दक्षताएं और क्षमताएं, अभिरुचि और अभिवृत्ति। इसमें क्या है? ज्ञान, मतलब ज्ञान मानव के अंदर होता है, आपको पता है। ये बिना ज्ञान के आप कार नहीं बना सकते थे पहले की, हम जो फर्स्ट कार बनी होगी तो बिना ज्ञान के हम नहीं बना सकते थे। हमने एरोप्लेन बनाए हैं, हमने ट्रेन बनाई है, बिना ज्ञान के हम उसको नहीं बना सकते थे। ऊर्जा, बहुत ऊर्जा की आवश्यकता लगती है ये कार्य करने में। अब कितना सहनशील रहा वो व्यक्ति जिसने पहली बार इसको शुरू किया होगा और किस प्रकार से उसको एंड तक, अंत तक लेकर आया होगा। तो एक ऊर्जा जो है उसकी आवश्यकता यहाँ पर होती है। बहुत सारा समय देना पड़ता है इसको, तो समय भी मानव संसाधन के अंदर आता है। दक्षताएं और क्षमताएं, मतलब दक्षता मतलब क्या हो गई? हमारी योग्यता हो गई, और क्षमता मतलब कि हम कितना कर सकते हैं, है ना? तो ये भी हमें मानव संसाधन में देखने को मिलता है। अभिरुचि और अभिवृत्ति मतलब जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। अभिरुचि आपने सुना होगा वर्ड, जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, वो मानव संसाधन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मानव संसाधन जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम गैर मानव संसाधन देख लेते हैं। कौन कौन से है? भौतिक संसाधन और प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन, इसको हम यहाँ पर समझने वाले। हमारे भौतिक संसाधन कौन से होते हैं और हमारे जो प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन होते हैं कौन से होते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट हम भौतिक संसाधन के डेफिनेशन देख लेते हैं। भौतिक, आपको पता ही चल रहा है, भौतिक वस्तुएं जो मानव की जरूरतें होती हैं वो भौतिक वस्तुओं में आएंगी, है ना? तो हम देख लेते हैं क्या क्या है। यह संसाधन भी मानव संसाधन की तरह काफी महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग अन्य संसाधनों के किराए के लिए किया जाता है। इसके बिना मानवीय संसाधनों को पाना कठिन है। मतलब हमारा जो भौतिक संसाधन है क्या है, इसके बिना हम क्या कर सकते हैं? कोई भी अन्य संसाधन को नहीं ले सकते हैं। जैसे हम धन की बात कर ले एग्जाम्पल के जरिए, या हम पहले की बात करें तो हम वस्तु विनिमय किया करते थे। एक वस्तु मेरे पास है तो दूसरे व्यक्ति के पास दूसरी वस्तु, तो हम वस्तु क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो वो एक तरीके से हमारा भौतिक संसाधन ही होता था, वो जो वस्तुएं होती थी हमारी। आज के टाइम पे वो वस्तुओं का स्थान धन ने ले लिया है, तो हम धन देते हैं और जो भी हमारी जरूरत की चीजें होती है उसको लेते हैं। तो हमारा धन क्या हो जाएगा? एक भौतिक संसाधन हो जाएगा। और भौतिक संसाधन भी बहुत जरूरी है मानव जीवन के लिए। जब हमारे पास भौतिक संसाधन होंगे तो हम अपना जीवन क्या है? सुलभ बना पाएंगे। ठीक है, तो यही है कि इसके बिना हम क्या कर सकते हैं? कोई भी जो संसाधन है उसको नहीं ले पाएंगे अगर हमारे पास भौतिक संसाधन नहीं होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे धन है, भौतिक वस्तु है, और संपत्ति है, ये हमारे भौतिक संसाधन के अंदर आते हैं। धन मैंने आपको बता दिया। भौतिक वस्तु, जैसे अब धन नहीं रहेगा तो अब क्या करोगे? अब सोफा नहीं ला पाओगे, टीवी नहीं ला पाओगे, एसी नहीं ला पाओगे, फ्रिज नहीं ला पाओगे। तो वही भौतिक वस्तुएं हमारी क्या है? भौतिक संसाधन के अंदर आती है। संपत्ति, संपत्ति आपको पता है भौतिक वस्तु, मतलब भौतिक संसाधन होगा तभी हम संपत्ति को खरीद पाएंगे। ठीक है, तो भौतिक संसाधन में सबसे मेन आपको धन याद ही रखना है। ठीक, धन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपको ये चीजें जो है थोड़ी थोड़ी समझ, आप अगर धन याद आ जाएगा ना, भौतिक संसाधन नाम सुनते ही, तो ये सारी चीजें भी आपको याद आ ही जाएगी।
क्योंकि धन से आपको पता है हम चीजें खरीदते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो भौतिक संसाधन में, जैसे फर्स्ट आपने हेडिंग धन डाल दिया। दूसरा ज़रूरत की वस्तुएं आप लिख सकते हो, ज़रूरत की चीज़ें आप लिख सकते हो, या जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए, अपनी लाइफ जीवन को आसान बनाने के लिए आप ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, भौतिक संसाधन के अंदर लिख सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट अब यहाँ पर आ गया हमारा सामुदायिक संसाधन। तो क्या है इसका हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। अब सामुदायिक संसाधन से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, पूरे समुदाय की बात हो रही है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, समुदाय की बात हो रही है। और ऐसा कौन सा संसाधन होता है जो पूरे समुदाय के काम में आता है, वो हम यहाँ पर सामुदायिक संसाधन में देखेंगे। इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो सरकार द्वारा सभी के लिए एक से उपलब्ध होते हैं तथा जिनके लिए परिवार को धन अदा करना नहीं पड़ता। इसके अंतर्गत कौन-कौन सी चीजें आती है वो हम नीचे देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं बता दूं, ये चीज जो हमारा सामुदायिक संसाधन है वो किसी एक निजी व्यक्ति का नहीं होता है, ये पूरे समुदाय का होता है, क्योंकि ये सरकार द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, सरकार द्वारा निर्मित है, आपको पता है। अब कोई भी चीज सरकारी है, आप बहुत सारी हॉस्पिटल्स की बात ले लो, वहाँ मुफ्त इलाज चलते हैं। बहुत सारे आप सरकारी स्कूल्स देख लो, वहाँ पे क्या है, फ्री में शिक्षा मिलती है। और पार्क्स देख लेते हैं हम, जो सरकार द्वारा निर्मित होते हैं, वहाँ पे क्या है, फ्री एंट्री होती है। ऐसा नहीं है कि तुम पैसे देकर जाओ या फिर ये अमीर व्यक्ति है तो वो पार्क में जाएगा, गरीब व्यक्ति पार्क में नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसपे क्या है, सबका ही अधिकार होता है, तो वो हमारा सामुदायिक संसाधन में आएगा। सामुदायिक संसाधन सरकार द्वारा निर्मित होता है, किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, इसमें पूरे समुदाय का अधिकार होता है और ये लोगों के लिए मुफ्त होता है। तो इस तरीके से आप सामुदायिक संसाधन की डेफिनेशन दे सकते हो। बाकी इसके अंतर्गत जो चीजें आती है वो हम देख लेते हैं। शैक्षिक संस्थाएं, है ना, हमारी जो शैक्षिक संस्था होती है, जैसे कि आपने देख लिया जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे फ्री में शिक्षा हमें प्रोवाइड करवाई जाती है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये अमीर है, ये गरीब है, ऐसा कोई क्लास के अंदर वो नहीं होता। अ, अ, ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले स्कूल्स जो है इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट बाजार हो गया, पार्क हो गया, सड़कें हो गई, यातायात सुविधाएं हो गई और अस्पताल इत्यादि हो गए। हमारे बाजार भी हैं, हमारे पार्क हैं, हमारी सड़कें हैं, यातायात के बहुत सारे साधन हैं। जैसे आपने सुना होगा लेडीज के लिए बस फ्री कर दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई अमीर लेडी जो है वही जाएगी, गरीब लेडी नहीं जा पाएगी। जो जाना चाहता है बस से वो ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, और अस्पताल वगैरह बहुत सारी चीजें हमारे सामुदायिक संसाधन के अंदर आती हैं। और ये सभी क्या है, सरकार द्वारा निर्मित संसाधन है। ठीक, तो आई होप आपको सामुदायिक संसाधन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ अब हम प्राकृतिक संसाधन देख लेते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताई थी, जो कि हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई है। ये मानव निर्मित नहीं होती, हमें प्रकृति ने ही बहुत समय से ये संसाधन जो है दे रखे हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रकृति में उपलब्ध समस्त संसाधन जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जल, ईंधन, चारा इत्यादि आते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो, जल के बिना आपका जीवन संभव है नहीं, है ना। अब पेड़ वगैरह की हम बात कर लेते हैं, शुरुआती टाइम पे तो खाली जंगल ही थे, तो वो जंगल क्या है, अपने आप पन पे है, प्रकृति ने हमें दिया है। पानी है, पहाड़ है, जो कि अब देख लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पहाड़ी जो एरिया होता है वहाँ पे पानी वानी, बारिश जो है थोड़ी कम होती है क्योंकि बर्फीला एरिया होता है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन पहाड़ एक तरीके से क्या है, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां पर जो बर्फ है उसको गिरने से रोकते हैं। जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है मान लो यहाँ पे, और इधर कोई गांव है पहाड़ से सटा हुआ, ठीक है, इसके निकट में है, तो यहाँ पे पानी की थोड़ी कमी होगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर लो होगा। लेकिन यहीं से दूर ऐसे हम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई एरिया है, अब कुछ बादल यहाँ से आना चालू हो रहे हैं तो वो यहीं पर रुक जाएंगे, बाकी जो है यहाँ पर नहीं आएंगे। तो एक तरीके से प्रकृति ने हमें पहाड़ के रूप में भी एक संसाधन दिया है, जो कि कुछ एरिया को तो कवर नहीं करती, लेकिन कुछ मैदानी एरिया होते हैं जहाँ तक जो बादल होते हैं तो उनको रोक देती है, जिससे कि हमें पानी की कोई समस्या नहीं होती है, पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो हम पहाड़ को भी एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, और जल तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट देख ही लिया, और पेड़ भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। बहुत सारे आपने वन के नाम सुने होंगे,
जो कि बहुत बड़े-बड़े हैं और बहुत दूर, बहुत मील में फैले हुए हैं। तो ये किसी मानव द्वारा तो करना मुश्किल ही है, तो ये हमें प्रकृति ने ही उपहार में दिया है। ठीक है? अब यहाँ हम थोड़े जो प्राकृतिक संसाधन है, जो कि हमारा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे जल हमें दे रखा है। एक सीमित अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना तभी हो सकती है जब उस पर पानी है। ठीक है? तो यहाँ बता रखा है कि जल क्या है, कितना ज़रूरी है हमारे लिए। आपको भी पता है, जल रहेगा तभी जीवन रहेगा और किसी भी ग्रह पर मतलब पानी इतना आवश्यक है कि अगर वहाँ पे पानी नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। हमने जितने ग्रह अपने आस-पास देख लिए हैं, वहाँ पे पानी पृथ्वी के जितना तो कहीं-कहीं कुछ साक्ष्य मिले हैं हमें, लेकिन पृथ्वी के जितना तो कहीं भी नहीं है। ठीक है? तो वहाँ पे जीवन जीना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो मतलब है। ठीक है? और जल के बिना जीवन नामुमकिन है, ये भी आपको पता है। अब फर्स्ट में क्या बता रखा है कि सीमित है। आप देखते हैं ना, आपको पता होगा कि जैसे 100% है तो उसमें से हमारा जो है कुछ परसेंट क्या है वो खारा पानी और कुछ परसेंट 2 से 3% के आस-पास ही क्या है हमारा पीने लायक मीठा पानी है। ठीक है? बाकी सारे क्या है खारे पानी उपलब्ध है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। अब हमारा प्राकृतिक संसाधन में ही ईंधन जो है वो हम देख लेते हैं। ईंधन भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो जिन वस्तुओं में ऊर्जा अर्थात गर्मी उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है, उसे हम ईंधन कहते हैं। जो भी वस्तुएँ क्या कर सकती है, ऊर्जा और गर्मी प्रदान करती है, उसे हम ईंधन बोलते हैं। जैसे गोबर के उपले हो गए, कोयला, लकड़ी, मिट्टी का तेल, बायोगैस, एलपीजी और बिजली। अब ये देख रहे हैं, हमें स्टार्टिंग से ही ये सारी चीज़ें क्या है काम में आ रही है। पहले तो हम बिजली का उतना उपयोग करते नहीं थे। आज के टाइम पे बिजली का उपयोग हद से ज़्यादा होने लग गया है। लेकिन आप ये चीज़ें देख लीजिए, तो हम ये सब इसका उपयोग क्या है प्राचीन काल से ही करते हुए आ रहे हैं। गोबर के उपले की आप बात कर ले, तो गाँव में अभी भी आप अगर जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं उसमें गोबर के उपले जो है कितना काम आते हैं। है ना? साथ ही में हम कोयला ले लें, लकड़ी ले लें, मिट्टी का तेल ले लें, तो इन सब की भी आवश्यकताएँ हमें काफ़ी समय मतलब लंबे समय से चलते हुए आ रही है। आज के टाइम पे गैस वगैरह आ गया, गैस सिलेंडर आ गया, तो हमें इतनी यूज़ तो होती नहीं इसकी, लेकिन और बड़े-बड़े कामों में आज के समय में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है? तो ईंधन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे सामुदायिक संसाधन थोड़ा आगे-पीछे हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम सामुदायिक संसाधन के कुछ उदाहरण जो है देखने वाले हैं। वहाँ पे भी हमने कुछ उदाहरण देखे थे, जैसे आपने देख लिया था अस्पताल था हमारा, अस्पताल था, स्कूल था, बाज़ार था, सड़कें थी, यातायात के साधन थे। वैसे यहाँ पे कुछ और हमें बता रखे हैं, जैसे कि बिजली है। अब बिजली किसी एक के घर में तो आती नहीं, किसी एक का राइट नहीं है बिजली के ऊपर, है ना? हम सभी लोग बिजली का समान उपयोग करते हैं। और जितनी हमें आवश्यकता होती है उतनी हम करते हैं, ठीक है? तो बिजली क्या है, ये हमारे सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है। सड़कें हैं, वहाँ पे किसी एक का अधिकार नहीं है, सभी लोग जाते हैं। सार्वजनिक जो भी जगहें हैं, वहाँ पे पार्क जैसे हम ले लें इसके अंदर, तो वहाँ पे किसी एक का अधिकार नहीं है, सभी लोग जा सकते हैं। और यातायात है, बहुत सारे जैसे बस वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो बस जो गवर्नमेंट द्वारा है, तो वहाँ पे जो जेंट्स है या लेडी है, दोनों ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जेंट्स जाएँगे या फिर खाली लेडीज़ जाएगी, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होता है। चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, ठीक है? विद्यालय है, हमारे स्कूल्स है, पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति नहीं जाएगा, ये व्यक्ति जाएगा। जिसका मन वो वहाँ पर जा सकता है। और उद्यान है, पार्क जो है, वो क्या है इसके अंदर आ जाएँगे। हमारे ये सारे सार्वजनिक संसाधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट सामुदायिक संसाधन को संरक्षित करने के उपाय। अब हम सामुदायिक संसाधन को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं? जैसे आप देखते हैं कि जहाँ पे हमें फ्री में जगह जाने को मिल जाता है ना, वहाँ पे हम कितनी गंदगी कर देते हैं या वहाँ मतलब हम हानि किसी न किसी प्रकार से कर ही देते हैं। ठीक है? तो उसको हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। राष्ट्र, समुदाय अथवा समाज की संपत्ति की निजी संपत्ति की तरह सुरक्षा। अब यहाँ पे ये बात बोली गई है कि जो राष्ट्र की संपत्ति है, वहाँ पर हमें निजी संपत्ति की तरह उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। जब मान लो कि हम उस टाइम हमें वो नहीं देखना चाहिए जब कोई व्यक्ति अंदर एंटर कर रहा है कि उसने कपड़े कैसे पहने हैं, वो अमीर लग रहा है, वो गरीब लग रहा है। हमें एंटर करते टाइम नहीं देखना चाहिए ये चीज़ें। बल्कि अगर वहाँ पे कोई गंदगी कर रहा है या कुछ भी गलत काम कर रहा है, तो उस टाइम हमें उसकी जो मतलब जो जगह है उसको अपनी निजी संपत्ति की तरह लेना चाहिए और उसको संकट से बचाना चाहिए।
ठीक है? तो वही बता रखा है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे तो मैंने कूड़ा देख लिया, अरे यार ये तो पार्क में इतने सारे लोग देख रहे हैं फिर भी नहीं उठा रहे, तो मैं क्यों उठाऊँ? ये वाली सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी ने फेंका है तो हम उसको उठा के डस्टबिन में रख सकते हैं। ठीक है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। हमें जो भी प्राकृतिक पेड़-पौधे आप देखते हैं, छोटे-छोटे पौधे होते हैं, कोई भी उखाड़ लेता है, बच्चे उखाड़ देते हैं। घास आप देखते हो, कंचे खेलने के लिए बच्चे जगह-जगह गोल-गोल बना देते हैं, हमारे पार्क में ऐसा ही होता है, ठीक है? तो हमें अपने प्राकृतिक संसाधन का सही इस्तेमाल करना चाहिए और उसको बचाना चाहिए। स्कूल, कॉलेजों व प्रचार माध्यमों द्वारा जन सामान्य को शिक्षित करना चाहिए। बच्चों को या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या फिर जैसे आप एड्स वगैरह देखते हो तो उसमें लोगों को एक तरीके से जागरूक करना चाहिए इसके लिए कि ये जो संसाधन है ये सभी का है, यहाँ पे हमें जो इसकी देखभाल है हमें ही करनी है और इसका यूज़ भी हमें ही करना है। तो इस प्रकार से हमें जागरूकता लानी चाहिए। अपने पर्यावरण की रक्षा करना और हमें अपना पर्यावरण की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। तो ये सारे हमारे क्या है एक तरीके से संरक्षित करने के आप एग्ज़ाम्पल आप खुद से भी बना सकते हो कि आप किस प्रकार से या फिर प्राकृतिक संसाधन की बात ले लें, मानव निर्मित संसाधन की बात ले लें, सामुदायिक संसाधन की बात ले लें, भौतिक संसाधन की बात ले लें। आपको पता है ये सभी हमारे लिए चीज़ें क्या है बहुत ज़रूरी है और इसको हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं ये भी आपको पता होगा। भले ही हम मानते नहीं हैं, वो चीज़ें हम रूल अपने ऊपर नहीं लेकर आते लेकिन फिर भी पता सबको होता है, नॉर्मल बातें होती है कि हमें इस प्रकार से इसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें इसका इस्तेमाल सही से करना चाहिए, अगर कहीं गंदगी दिखे तो हमें खुद साफ करना चाहिए। ये सारी बातें सभी व्यक्तियों को पता होती है। ठीक है? तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ हम देख लेते हैं निजी और साझे साझे संसाधन कौन-कौन से होते हैं। निजी जो हमारा एक हम पर्सनल ले सकते हैं, जो हमारा स्वयं का होता है और साझा मतलब एक या एक से अधिक 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जिसमें मिले हुए होते हैं। साझे संसाधन को आप सामुदायिक संसाधन के जैसे ही ले सकते हो, बट बाकी कुछ अंतर होगा तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे। निजी संसाधन क्या? जो संसाधन व्यक्ति के पास केवल निजी उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे मेरे घर में सोफ़ा है, अब वो मेरा निजी संसाधन है, कोई और व्यक्ति ऐसे ऐरा-गैरा उठ के मेरे घर में आके बैठ नहीं सकता उस सोफ़े के ऊपर, है ना? तो वो मेरा निजी संसाधन हो गया। वैसे यहाँ पर ये बता रखा है कि व्यक्तिगत संसाधन कहे जाते हैं कौन से? जिसपे एक व्यक्ति का ही अधिकार हो, एक व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है या उसके घर के लोग ही उसका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका अपना कौशल ज्ञान, समय, स्कूल बैग अथवा कपड़े। अब यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल जो है ईज़ी बता रखे हैं जैसे कि अब मेरा कोई कौशल है तो वो मेरा ही है, मेरे से कोई छीन नहीं सकता, है ना? तो उसपे सिर्फ़ मेरा ही अधिकार है। मेरा समय हो गया, मेरा समय भी मेरा ही है, मैं उसका सदुपयोग करूँ या दुरुपयोग करूँ, मेरे ऊपर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति मेरे को कितना ही बता दे अगर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, वो व्यक्ति कितना ही बता दे अगर मुझे नहीं सुनना तो मैं नहीं सुनूँगी। ठीक है? स्कूल बैग हो गया, आप स्कूल बैग देखते हो कोई और बच्चा तो आपका बैग लेके नहीं जाता ना अपने घर, आप अपना बैग खुद लेकर जाते हो, तो वो आपका निजी संपत्ति हो गई, ठीक है? और कपड़े वगैरह हो गए, तो आपके कपड़े हैं वो आपके ही हैं, आप किसी और के कपड़े नहीं पहनते या कोई और आपके कपड़े नहीं पहनता, ठीक? अब हमारा साझा संसाधन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। यह इस तरह के संसाधन हैं जो सोसाइटी समुदाय के अनेक सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। साझा संसाधन कौन से हमारे तो ये एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, पूरी सोसाइटी इसके अंदर आती है, ठीक है? समाज इसके अंदर आ रहा है, तो उसको हम साझा संसाधन बोलेंगे, ठीक? इसमें भी आप एग्ज़ाम्पल में वही दे सकते हो, पार्क दे सकते हो, हॉस्टल्स दे सकते हो, स्कूल दे सकते हो, ठीक है? ये हमारे साझा संसाधन के अंदर आ जाएँगे। अब हम देख लेते हैं हमारे संसाधनों की विशेषताएँ। हमने देख लिया संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन क्या होते हैं, गैर मानव संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, सामुदायिक संसाधन, भौतिक संसाधन, निजी संसाधन, साझा संसाधन, ये सारी टॉपिक्स हम अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। अब आ गई है हमारे संसाधन की विशेषताएँ। हमारे संसाधन की क्या विशेषताएँ होती हैं, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट संसाधन की उपयोगिता। संसाधन क्यों आवश्यक है, इसका क्या उपयोग है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। संसाधनों की सबसे अनिवार्य विशेषता उनकी उपयोगिता है। उनकी उपयोगिता से अभिप्राय है कि संसाधन व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति में कितना महत्वपूर्ण उपयोगी है। अब आप जैसे मानव संसाधन में हम एक ले लेते हैं, हमारा धन भौतिक संसाधन से उदाहरण ले लेते हैं हमारा धन। अब देखते हैं ना कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में ऊपर उठने के लिए। लेकिन अगर किसी के पास धन संसाधन उपयुक्त मात्रा में है,
तो वो आसानी से वो सारी चीज़ें प्राप्त कर लेता है जो उसको चाहिए होता है, ठीक है? तो संसाधन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? मानव की तरक्की में, ठीक है? और वहीं कोई गरीब व्यक्ति भी है, मान लो उसके पास कुछ पैसे बचे हुए हैं या कुछ भी चीज़ ऐसी है जिससे वो क्या कर सकता है, उस संसाधन से अपने आप को बड़ा बना सकता है, अगर उसका सही उपयोग करता है तो, ठीक है? अगर उसका सही उपयोग करेगा तो वो भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ पाएगा। तो संसाधन बहुत महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाता है, भले ही कोई अमीर व्यक्ति हो या कोई गरीब व्यक्ति हो उनकी ज़िंदगी, ठीक है? नेक्स्ट हमारे संसाधनों की उपलब्धता बतानी है हमें यहाँ पे। तो क्या है, सभी संसाधन सीमित होते हैं और यही कारण है कि उनकी सीमित संसाधनों के आधार पर ही उनकी उपलब्धता होती है। उपलब्धता में यही है कि कितनी मात्रा में हमें प्राप्त है। संसाधन हमें पता है, प्राकृतिक संसाधन सीमित संसाधन है। वो एक टाइम पे अगर खत्म हो गए तो उनको बनने में लाखों, अरबों, करोड़ों साल लग जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने अभी खत्म कर दिया तो तुरंत हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो बनते भी लिमिट में हैं और जब खत्म हो जाते हैं तो उनको बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है। ठीक? तो बिना संसाधन के जीवन हम नहीं बिता पाएँगे, खासकर प्राकृतिक संसाधन के बिना, ठीक? तो वही है, एक सीमित उपलब्धता है हमारे संसाधनों की, उसी के हिसाब से हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उसकी उपलब्धता को देख सकते हैं। वो हमें यहाँ पर बताना था। नेक्स्ट संसाधन प्रबंधन वह विनिमय के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे संसाधन प्रबंधन क्या होता है और संसाधन विनिमय क्या होता है। तो प्रायः सभी संसाधन का विकल्प होता है, किसी भी विशेष संसाधन के कम या ना होने पर उसके विकल्प में दूसरे संसाधन का प्रयोग करके लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। अब यहाँ क्या बता रखा है, संसाधन विनिमय। अब देखते हैं एक्सचेंज करना, तो वही है यहाँ पे कि अगर हमें कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, लेकिन हमें जिस संसाधन की ज़रूरत थी, वो अब हमारे पास नहीं है या फिर कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह हमें दूसरा पहले से ही सोच के रखना चाहिए कि हम कोई दूसरे संसाधन का उपयोग करें, ताकि वो पहले संसाधन की कमी की पूर्ति कर सके और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ठीक है? वैसे ही जैसे मान लो कि धन मैं वो कर रही हूँ, लेना चाहती हूँ, मेरे पास अ, किसी भी तरीके से हम ले लेते हैं, मुझे 10,000 की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास 8,000 रुपए है। तो मैं अब उसकी जगह कोई दूसरा संसाधन उपयोग करूँ, जैसे मान लो कि संसाधन के लिए मैं अपने घर की कोई चीज़ बेच दूँ, जो कि मेरे लिए ज़रूरी थी, जिससे मुझे पैसे प्राप्त हो जाएँ, ठीक है? वो हो सकता है या फिर मैं कहीं से ले लूँ, वो हो सकता है, जिससे पैसे पूरे हो जाएँ और मैं जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहती थी, वो मुझे प्राप्त हो जाए। तो वही है कि हम संसाधन का क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर एक संसाधन से पूर्ति नहीं हो रही हमारे लक्ष्य की, तो हम दूसरा संसाधन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है? ये हमारा संसाधन विनिमय होगा। और संसाधन प्रबंधन क्या है? तो सभी संसाधनों का प्रबंधन किया जा सकता है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए उनका प्रबंधन उचित प्रकार से एवं प्रभावी ढंग से करना चाहिए, जिससे उनका उपयोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जा सके। अब क्या है, संसाधन प्रबंधन में संसाधन लिमिटेड है, हमें पता है, कभी भी खत्म हो सकते हैं, तो हमें इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए कि वो संसाधन वेस्ट ना हो। जितने संसाधन का हम उपयोग करना चाहते हैं, उतना ही करें। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अभी ये चीज़ें हैं तो मैं बल्ले-बल्ले कर दूँ और सब उड़ा दूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है, एक लिमिट में हम यूज़ करें ताकि जो हमारे लक्ष्य है हमें प्राप्त हो सके और कुछ सेविंग्स भी हम कर सकें, ठीक है? तो ये हमारा संसाधन प्रबंधन होता है कि हम एक योजनाबद्ध तरीके से संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट संसाधन का प्रबंधन अब हम देख लेते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम संसाधन प्रबंधन बस पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब हम यहाँ पे कुछ उसके नोट्स भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम संसाधन प्रबंधन कर पाएँगे। संसाधन प्रबंधन का अर्थ होता है संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, ताकि उनकी गुणवत्ता तथा उपलब्धता बनी रहे तथा विकास कार्य भी ना रुके और पर्यावरण भी संतुलित बना रहे। तो वही है कि हम संसाधन प्रबंधन क्यों करते हैं, ताकि हम अपना कार्य भी आसानी से कर सकें, हमें लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाए और जो कुछ सेविंग्स है वो भी बच जाए और हमारे पर्यावरण को भी हानि ना हो। ठीक है? देख लेते हैं व्यवस्था की प्रक्रिया के विभिन्न चरण। अब हम किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं अपने संसाधन को, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमें आयोजन करना चाहिए। हम कोई भी चीज़ किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक प्लानिंग के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो आयोजन हम किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे, वो सबसे हमें फर्स्ट रखना है। ये आपसे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप संसाधन प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हो? तो आपको क्या है, ये लाइन वाइज़ ही आपको बताना पड़ेगा कि किस-किस प्रकार से आप संसाधन प्रबंधन कर सकते हैं।
तो फर्स्ट आयोजन, ये तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि हम कोई भी कार्य करने से पहले प्लानिंग करते हैं। तो हमारा आयोजन क्या है? पहला सोपान आयोजन है। इसके लिए, इसके अंतर्गत विभिन्न उपलब्ध, पहला आयोजन होगा, ठीक है, ये हटा देना आप, पहला आयोजन है। इसके लिए, इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? जो भी उपलब्ध संसाधन है हमारे पास, जो भी क्रियाएं, आवश्यकताएं और लक्ष्य के आधार पर हम योजना बना सके। मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मैं कहीं पे कंपनी स्थापित करना चाहती हूँ, तो अब मुझे पहले तो यही देखना पड़ेगा ना कि वो प्लॉट मैं किस प्रकार से खरीदूं। अब मैं डायरेक्ट ये तो नहीं सोचूंगी कि मैं वहां पे बिल्डिंग कैसे खड़ा कर लूं, ऐसा तो नहीं सोचूंगी। पहले मैं प्लॉट लेने की कोशिश करूंगी, मैं आसपास का एरिया देखूंगी कि वहां पे किस प्रकार से कंपनी स्थापित हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। पूरी डिटेल निकालूंगी उसके बारे में, उस जगह के बारे में, उसके बाद ही कुछ करूंगी मैं। तो वही हमारे प्लानिंग का फर्स्ट, जो हम, वो मेरी प्लानिंग हो जाएगी कि मैं उस एरिया के बारे में, उस प्लॉट के बारे में जो जानकारी है उसको निकालूं, वो मेरी प्लानिंग है, ठीक है। नेक्स्ट व्यवस्थापन हो गया। अब किस प्रकार से इस प्लानिंग को मैं एक्शन में लेकर आऊँ, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे। व्यवस्थापन के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं की के लिए आवश्यकता संसाधन जुटाना, क्रियाओं की प्रकृति के अनुसार उन्हें विभिन्न सदस्यों में बांटना और संसाधन का समुचित उपयोग शामिल करना। अब ये बता रखा है कि अब मैं एक्शन में लाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं ये कार्य अकेले नहीं कर पाऊंगी, मुझे और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं क्या करूंगी? जाऊंगी डीलर से बात करूंगी, जो मैंने वहाँ की एरिया को देख लिया मान लो, तो मैं जाऊंगी डीलर से बात करूंगी, तो सेकंड पर्सन मेरा डीलर हो जाएगा। मैं अपने साथ एक दो लोगों को तो लेकर जाऊंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं कानूनी काम कर रही हूँ और बस अकेले चली जाऊँ तो हो जाएगा। तो जो मेरे आसपास के लोग हैं वो भी उसमें हेल्प करेंगे। तो वैसे ही हमारे व्यवस्थापन में होता है कि हम व्यक्तियों को हायर कर रहे हैं और हम उनको संसाधन एक उचित मात्रा में बांट रहे हैं कि तुम ये कार्य करो इतना संसाधन लेके, तुम ये कार्य करो इतना संसाधन। तो वो हमारा व्यवस्थापन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्रियान्वय हो गया। अब मैं वहां पे कार्य करवाना चालू कर दूंगी। किस प्रकार से कार्य चालू होगा? अब कोई भी चीज, जैसे चीजें लगेंगी, सीमेंट वगैरह जो भी लगेगा वहां पे, ठीक है, बनाने के लिए, तो मैं वो सारी चीजें लाना स्टार्ट कर दूंगी। और जो संसाधन है वो भी देखती रहूंगी। जैसे धन मेरा संसाधन है यहाँ पे मेन, तो मैं किस प्रकार से सही मात्रा में क्या चीजें लगेंगी उसको मंगवाऊंगी। जो रेट वगैरह है वो चेक करती रहूंगी, कहीं मेरा संसाधन, जो धन संसाधन है, कम तो नहीं पड़ रहा है, ये भी देखती रहूंगी। या फिर जो लोग हैं कार्य करने वाले, मान लो कि कहीं पे कम सीमेंट की जरूरत है लेकिन वहां पर वो ज्यादा सीमेंट लगाए जा रहे हैं, तो ये एक गलत तरीका होगा जिससे कि मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे जब मैं सीमेंट एक्स्ट्रा मंगवाऊंगी, तो है ना। तो मैं वो भी नजर रखती रहूंगी कि किस प्रकार से ये लोग क्या कर रहे हैं, सीमेंट वगैरह लेकर आ रहे हैं। तो वही है हमारा यहाँ पे। हम्म, तो हमारा यहाँ पर वही है कि किस प्रकार से हम जो भी हमने प्लानिंग बनाई है उसको हम एक्शन में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नियंत्रण है। अब संसाधन वेस्ट करने पे भी, मतलब संसाधन का यूज करने पे भी हमें नियंत्रण लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी संसाधन कितनी मर्जी से भी यूज किए जा रही, ऐसा नहीं है। लिमिट से लूंगी, अगर कहीं कम पड़ रहा है तो दूसरे संसाधन भी लिमिट मात्रा में ही मैं यूज करूंगी, ठीक है। और नेक्स्ट मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? जैसे कि आप एग्जाम देते हो, पूरे साल पढ़ाई की, आपने एग्जाम दिया और एंड में आपका रिजल्ट आया, ठीक है। तो मूल्यांकन हमारा रिजल्ट होता है कि मैंने कितनी सेविंग्स कर ली, संसाधन का उपयोग ठीक से किया या नहीं किया, या मैंने जहाँ यूज किया था वो सही है या नहीं है। तो एक तरीके से आप मूल्यांकन को रिजल्ट ले सकते हो। योजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात उसका मूल्यांकन करना भी जरूरी होता है। इसके अंतर्गत यह होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है होगा, होता है कि योजना सफल हुई या नहीं, ठीक है। तो मूल्यांकन में यही रिजल्ट निकलेगा कि मैंने जिस हिसाब से योजना सोची थी उस हिसाब से हुई या नहीं। फर्स्ट आपका आयोजन था, सेकंड आपका व्यवस्थापन था, थर्ड आपका क्रियान्वय था, फोर्थ आपका नियंत्रण था, और फिफ्थ आपका मूल्यांकन था, ठीक है। तो ये लाइन वाइज आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे लाइन वाइज भी पूछ लिया जाए, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस 5 पॉइंट है, आप आसानी से याद कर लो, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। तो ये आपको जो पॉइंट्स है समझ में आ गए होंगे। यही में आपको चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा होगा। आपको ही पता है हमारे लिए हमारे संसाधन कितने जरूरी है, तो हमें संसाधनों का प्रयोग एक उचित मात्रा में ही करना चाहिए। जैसे कि अभी वीडियो खत्म होते ही मैं बोर्ड बंद कर दूंगी, ठीक है। तो मैंने संसाधन का बहुत अच्छा उपयोग किया है।
ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।